हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है ग्लूकोज के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। आज की ये वीडियो इस टॉपिक के लिए भाग 3 है। भाग 1 और भाग 2 की वीडियो में हमने ग्लूकोज के उन रासायनिक गुणों का अध्ययन किया था जो ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना को सपोर्ट करते हैं, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रासायनिक गुणों की जो ग्लूकोज की बंद श्रृंखला संरचना को सपोर्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही मजेदार है, प्रत्येक पॉइंट को मैंने बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। वीडियो आप लास्ट तक देखें, 101% आपकी ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा पहले हम कर लेंगे ग्लूकोज की संरचना को लेकर, और उसके बाद हम रासायनिक गुणों को समझने का प्रयास करेंगे। ग्लूकोज की रासायनिक संरचना को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है। C6H12O6 ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है। यदि ग्लूकोज की संरचना की बात करें तो ग्लूकोज की मुख्य रूप से 2 संरचनाएं होती हैं, जिसमें से एक को हम कह सकते हैं खुली श्रृंखला संरचना, या हम इंग्लिश में कहते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। दूसरी को हम कहते हैं बंद श्रृंखला संरचना, या इंग्लिश में हम कहते हैं क्लोज चेन स्ट्रक्चर, या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी कि चक्रीय संरचना। ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में 6 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला होती है, जिसमें पहला कार्बन परमाणु CHO समूह बनाता है और अंतिम कार्बन परमाणु CH2OH समूह बनाता है। बाकी बीच के जो 4 कार्बन परमाणु हैं, इन सब पर एक हाइड्रोजन और एक OH समूह जुड़ा होता है। यहाँ पर विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है कि ग्लूकोज की जो खुली श्रृंखला संरचना है, इसमें एल्डिहाइड समूह होता है, और एल्डिहाइड समूह में आप जानते हैं C डबल बॉन्ड O होता है, जिसको कार्बोनिल समूह भी कहते हैं। यदि बंद श्रृंखला संरचना की हम बात करें तो ग्लूकोज का जो पहला कार्बन है और 5वां कार्बन है, ये दोनों आपस में जुड़कर एक रिंग बनाते हैं। इस रिंग में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य कार्बन परमाणु और 1 सदस्य होता है ऑक्सीजन परमाणु। यहाँ पर खास बात ये होती है कि बंद श्रृंखला संरचना में CHO समूह, जिसको आप एल्डिहाइड समूह कहते हैं, यह नहीं मिलता है। आप इस संरचना को देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एल्डिहाइड समूह नहीं मिलेगा, और कार्बोनिल समूह जहाँ पे आप कहते हैं C डबल बॉन्ड O समूह भी यहाँ पर नहीं है। यदि ग्लूकोज की बंद श्रृंखला संरचना को हम चाहें तो उसको हेक्सागोनल रिंग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड समूह और कार्बोनिल समूह अनुपस्थित है। तो दोनों में विशेष अंतर इसी बात का है कि खुली श्रृंखला संरचना में एल्डिहाइड समूह होता है और बंद श्रृंखला संरचना में एल्डिहाइड समूह नहीं होता है। पिछली वीडियो में हमने बात किया था ऐसे रासायनिक गुणों की जो कि खुली श्रृंखला संरचना को सपोर्ट करते हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लूकोज के ऐसे रासायनिक गुणों की जो बंद श्रृंखला संरचना की पुष्टि करते हैं, यानी बंद श्रृंखला संरचना को सही साबित करते हैं या सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले बंद श्रृंखला संरचना से संबंधित एक तथ्य और आपको पता होना चाहिए कि बंद श्रृंखला संरचना के 2 रूप होते हैं। एक को हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज और दूसरे को कहते हैं बीटा ग्लूकोज। इन दोनों में एक ही पॉइंट का अंतर है, जिसको आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। आप देखें तो पूरी तरह सेम है, बस पहले कार्बन पे जो H और OH का अरेंजमेंट है वह अलग है। यदि पहले कार्बन पर OH दाहिनी तरफ होगा तो आप उस संरचना को कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज या अल्फा ग्लूकोज, और यदि पहले कार्बन का OH समूह बाईं तरफ होगा तो आप कहेंगे बीटा ग्लूकोज। आप रिलेट कर सकते हैं B से बाईं तरफ और B से बीटा ग्लूकोज। तो जब OH समूह बाईं तरफ होगा तो उस संरचना को हम कहेंगे बीटा ग्लूकोज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं उन रासायनिक गुणों को जो कि इस बंद श्रृंखला संरचना को सपोर्ट करेंगे। तो नंबर 1, ग्लूकोज शीफ परीक्षण नहीं देता है।
एवं यह NaHSO3 के साथ योग्य उत्पाद भी नहीं देता है। इस बात को थोड़ा समझते हैं और ये समझते हैं कि क्यों यह बंद श्रृंखला संरचना को सपोर्ट कर रहा है और खुली श्रृंखला संरचना को कैसे यह गलत साबित कर रहा है। दोस्तों, सीप परीक्षण आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा है कि जो एल्डिहाइड होते हैं केवल एल्डिहाइड ही सीप परीक्षण देते हैं। जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया हम कराते हैं सीप अभिकर्मक से तो गुलाबी रंग उत्पन्न होता है। यह एक सामान्य सी अभिक्रिया है जिससे हम एल्डिहाइड की पहचान भी करते हैं, यानी एल्डिहाइड का परीक्षण करते हैं और इसीलिए इसको सीप परीक्षण कहते हैं। यदि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर को हम लोग सही माने तो ओपन चेन स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर में CHO समूह यानी एल्डिहाइड समूह उपस्थित है और एल्डिहाइड समूह उपस्थित होने पर सीप परीक्षण यौगिक देते हैं। तो यदि ओपन चेन स्ट्रक्चर सही होता तो सीप अभिकर्मक के साथ जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया कराते तो गुलाबी रंग प्राप्त होता, लेकिन वास्तव में जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हम सीप अभिकर्मक से कराते हैं तो गुलाबी रंग प्राप्त नहीं होता है। और इस आधार पे हम अब कह सकते हैं कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर गलत है और यहाँ पे क्लोज चेन स्ट्रक्चर सही है। क्योंकि यदि ग्लूकोज के क्लोज चेन स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि ग्लूकोज के क्लोज चेन स्ट्रक्चर में CHO समूह नहीं होता है और जब CHO समूह नहीं होगा तो यौगिक सीप अभिकर्मक से अभिक्रिया करके गुलाबी रंग भी नहीं देगा, अर्थात सीप परीक्षण नहीं देगा। तो क्योंकि ग्लूकोज सीप परीक्षण नहीं देता है तो हम कहेंगे कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर यहाँ पर गलत है और क्लोज चेन स्ट्रक्चर सही है। दूसरी बात कि यदि ओपन चेन स्ट्रक्चर में आप देखें तो कार्बोनिल समूह है जहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और C डबल बॉन्ड O पर NaHSO3 जिसको आप कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड योग करता है और योग उत्पाद देता है। तो यहाँ पर इसका योग उत्पाद भी मिलना चाहिए था, लेकिन योग उत्पाद भी नहीं मिलता है। इसका कारण क्या है? तो इसका भी कारण ये है कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर है कि यहाँ पे कार्बोनिल समूह नहीं है और कार्बोनिल समूह नहीं है अर्थात ग्लूकोज की क्लोज चेन स्ट्रक्चर सही है और ओपन चेन स्ट्रक्चर पूरी तरह से सही नहीं है। मतलब ये रासायनिक गुण क्लोज चेन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। उम्मीद है कि ये बातें आपको क्लियर हैं। तो चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये गुण जो हैं प्रदर्शित करते हैं कि ग्लूकोज में CHO समूह अनुपस्थित है और CHO समूह अनुपस्थित होने का अर्थ है कि ग्लूकोज का क्लोज चेन स्ट्रक्चर सही है। पॉइंट नंबर 2, ग्लूकोज का पेंटाएसीटेट हाइड्रॉक्सिलेमीन जिसका फार्मूला होता है NH2OH के साथ अभिक्रिया नहीं करता है जो मुक्त CHO समूह की अनुपस्थिति इंगित करता है। आपने ग्लूकोज के रासायनिक गुणों में पीछे बात कर ली है कि ग्लूकोज की यदि अभिक्रिया हम करा दें हाइड्रॉक्सिलेमीन से यानी NH2OH से तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देखें C डबल बॉन्ड N और इससे OH जुड़ा होता है और इस संरचना को हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं जहाँ पर C डबल बॉन्ड N होता है। यह अभिक्रिया कैसे होती है? तो यहाँ से 2 H अलग होते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन अलग होता है, जल के रूप में अलग हो जाते हैं और यहाँ से कार्बन की 2 संयोजकताएं और नाइट्रोजन की 2 संयोजकताएं बिगड़ जाती हैं। तो नाइट्रोजन का साथ ये जो बचा हुआ समूह है वो पूरा जाकर कार्बन से जुड़ जाता है। अगर हम ग्लूकोज के स्थान पे ग्लूकोज का पेंटाएसीटेट ले लें तो पेंटाएसीटेट में जहाँ जहाँ पे OH थे आप देखें जहाँ पर OH था इस OH को हटाकर हम एसीटेट ग्रुप यहाँ पर लगा देंगे यानी कि COOCH3। तो यहाँ पे देखें COOCH3 हमने लगा दिया है, 5 ऐसे लगा दिए हैं। तो अब इसको हम कहेंगे ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। ग्लूकोज पेंटाएसीटेट में अभी आप देखें CHO समूह उपस्थित है। तो CHO समूह उपस्थित होने पर यह हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया करना चाहिए, लेकिन वास्तव में यहाँ पे CHO समूह होने पर भी यह अभिक्रिया नहीं होती है। अगर यह अभिक्रिया नहीं हो रही है तो इसका अर्थ यही है कि यहाँ पे CHO समूह नहीं है, क्योंकि यदि CHO समूह होता तो ऑक्सीजन का निर्माण होता। क्लियर बात है। अब CHO समूह नहीं है अर्थात ग्लूकोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है।
क्योंकि यदि क्लोज चेन स्ट्रक्चर से हम लोग ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे CHO समूह नहीं होगा। अभी मैंने आपको क्लोज चेन स्ट्रक्चर दिखाया था, आप चाहें तो उसको कॉपी पे लिखें, सभी OH को हटा के उस पर एसीटेट ग्रुप लगा दें, आप देखेंगे कि वहाँ पे CHO समूह फिर भी कहीं दिखाई नहीं देगा, और CHO समूह ही नहीं होगा तो NH2OH से अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। क्योंकि NH2OH से अभिक्रिया कौन करता है, तो एल्डिहाइड समूह ही करता है। यदि ओपन चेन स्ट्रक्चर को हम सही माने तो ग्लूकोज का पेंटाएसीटेट जो होगा इसके पास CHO समूह होगा, तो इसको हाइड्रॉक्सिल से अभिक्रिया करनी चाहिए। क्लियर बात है? तो हम कह सकते हैं क्योंकि ग्लूकोज का पेंटाएसीटेट हाइड्रॉक्सिल से अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसका अर्थ यही है कि ग्लूकोज के पेंटाएसीटेट के पास CHO समूह नहीं है, और ग्लूकोज के पेंटाएसीटेट के पास CHO समूह नहीं है, तो इसका सीधा सा अर्थ है ग्लूकोज के पास नहीं होगा, और ग्लूकोज के पास नहीं होगा CHO समूह, तो ग्लूकोज की क्लोज चेन स्ट्रक्चर ही सही होगी। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर है। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यह ग्लूकोज में CHO समूह की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है। नंबर 3, ग्लूकोज के दो भिन्न क्रिस्टलीय रूप होते हैं जिन्हें अल्फा तथा बीटा ग्लूकोज कहते हैं, जिनकी व्याख्या ग्लूकोज की चक्रीय संरचना से ही कर सकते हैं। अभी हमने बताया कि ग्लूकोज के दो रूप होते हैं, जिनमें से एक को हम कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरे को कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ पे प्लस से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डी और प्लस के बारे में पिछली वीडियो में जहाँ पे ग्लूकोज की संरचना मैंने समझाया है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। डी यहाँ पे नेमिंग है, डी और एल नेमिंग मैंने आपको समझाया था। और दूसरी बात प्लस के बारे में मैंने बताया था, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी गुणों को प्रदर्शित करता है। तो ग्लूकोज के दो रूप पाए जाते हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। इसकी भी व्याख्या अल्फा बीटा ग्लूकोज की व्याख्या हम लोग खुली श्रृंखला संरचना से नहीं कर सकते, क्योंकि खुली श्रृंखला संरचना में जो पहला कार्बन होता है वो CHO समूह के रूप में होता है, उस पर H और OH नहीं होते हैं, मतलब वो एनोमेरिक कार्बन नहीं होता है। एनोमेरिक कार्बन के बारे में भी मैंने पीछे आपको संरचना वाली वीडियो में बताया था। यदि इन दोनों में अंतर हम देखें कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में अंतर क्या है, तो अल्फा डी ग्लूकोज का गलनांक होता है 419 केल्विन और बीटा डी ग्लूकोज का गलनांक होता है 423 केल्विन। यदि निर्माण की विधि की देखें तो अल्फा डी ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है ग्लूकोज के सांद्र विलयन की 303 केल्विन या आप कह सकते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिस्टलीकरण द्वारा, और बीटा डी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं ग्लूकोज का एक गर्म और संतृप्त विलयन और इसमें क्रिस्टलीकरण कराते हैं 371 केल्विन पर। इसको मैंने डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके भी लिखा है ताकि आप इसको आसानी से याद रख सकें। तो ग्लूकोज का सांद्र विलयन लेकर 303 केल्विन या 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आप याद कर सकते हैं रूम टेम्परेचर से रिलेट करके, तो रूम टेम्परेचर पर जब हम उसका क्रिस्टलीकरण कराते हैं तो ग्लूकोज के जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं वे क्रिस्टल होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के। और जब ग्लूकोज का एक गर्म और संतृप्त विलयन लेते हैं और उसका क्रिस्टलीकरण कराते हैं 371 केल्विन पर, अर्थात 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसको आप रिलेट कर लें, यहाँ पे थोड़ा मिसराइटिंग हो गया है, आप इसको लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से। तो ग्लूकोज का गर्म और सांद्र विलयन लें और उसका 371 केल्विन ताप पर आप क्रिस्टलीकरण कराएं, वहां से ग्लूकोज के जो क्रिस्टल प्राप्त होंगे वो बीटा डी ग्लूकोज के होंगे। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, इनकी व्याख्या हम केवल क्लोज चेन स्ट्रक्चर से ही कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पीछे दिखाया था। तो ये ऐसे रासायनिक गुण हैं जो ग्लूकोज की क्लोज चेन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको लाभ होगा, आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको लाभ होता हो तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।